गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार, इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट। मैंने कल आपको जो यानी कि लेक्चर दिया वो इंट्रोडक्शन पर था और आज जो मैं आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ वो उसी से लगा हुआ दूसरा लेक्चर है। तो हमने कल इकोनॉमिक्स के बारे में जाना, इकोनॉमिक्स क्या होता है इसके बारे में जाना, उसके परिचय के बारे में जाना और उसके उपभोग के यानी कि उसके जो सब्जेक्ट मैटर था उसके बारे में जाना। तो आज हम आगे उसी के कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले मैं जस्ट आपको 5 मिनट में जो आपने कल स्टडी किया था उसको रिव्यू करवा देता हूँ, आपको जो है पुनः यानी स्मरण करवा देता हूँ। तो हमने आपको ये बताया कि अर्थशास्त्र जो है वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में आप तत्काल जो है बताएंगे ग्रीक लैंग्वेज से हुई है और किस वर्ड से हुई है, तो आप तत्काल बताएंगे ओइकोनोमिया वर्ड से हुई है। और उसके बाद तत्काल ये क्वेश्चन आ जाए कि ओइकोनोमिया का शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, तो आप तत्काल बताएंगे क्या होता है, घरेलू व्यवस्था होता है। फिर तत्काल अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अर्थशास्त्र जो शब्द है वो उसके बनावट के आधार पर इसका क्या मीनिंग्स है, तो हमने आपको तत्काल ये बताया इको प्लस नॉमिक्स, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें इको का मीनिंग्स होता है वेल्थ और नॉमिक्स का मीनिंग्स होता है स्टडी, यानी कि जिसमें धन का अध्ययन किया जाए वही अर्थशास्त्र है। और सबसे पहले धन के विज्ञान के रूप में यानी कि जो परिभाषा है धन के विज्ञान के रूप में, इसे कौन डिफाइन कर रहा है, प्रोफेसर एडम स्मिथ डिफाइन कर रहे हैं। तो एडम स्मिथ को आप देखेंगे, इन्हें क्या कहा जा रहा है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जा रहा है। और इन्होंने क्या किया है, एक यानी कि महत्वपूर्ण पुस्तक पब्लिश किया जिसका नाम वेल्थ ऑफ नेशन है, यानी कि पूरा नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन है। और इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जा रहा है। इन्होंने हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये पूंजीवादी प्रणाली के समर्थक हैं। इन्होंने बाजार की 2 शक्तियों की बात किया जिसे हम लोग डिमांड एंड सप्लाई कह रहे हैं, और इस बाजार की 2 शक्तियां जो डिमांड और सप्लाई है इसको ये क्या कह रहे हैं, अदृश्य हाथ कह रहे हैं। फिर इसके साथ इन्होंने यानी कि और भी कई सारे कार्य किए, यानी कि ये लाभ की बात कर रहे हैं, लाभ कैसे होगा, तो लाभ की जो यानी कि संभावना है वो कहाँ से जनरेट हो रही है, तो जब उत्पादन करेंगे तो उसमें विशिष्टीकरण किया जाए, उसमें यानी कि लेबर डिवीजन किया जाए और आगे चल करके उसका इंटरनेशनल ट्रेड कर दिया जाए। फिर हमने दूसरा डेफिनेशन देखा था, प्रोफेसर मार्शल का था। इन्होंने अर्थशास्त्र को मानव के कल्याण का विज्ञान बताया। और फिर हमने तीसरा डेफिनेशन देखा था जो रॉबिन्सन का था। इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या किया है, दुर्लभता का विज्ञान बताया था, या सीमितता का विज्ञान बताया था, या चयन का विज्ञान बताया था। फिर हमने जेके मेहता का डेफिनेशन देखा था, और जेके मेहता भारतीय दार्शनिक संत अर्थशास्त्री हैं, महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हैं, और ये किसकी अर्थशास्त्र को क्या बता रहे हैं, आवश्यकता विहीनता का विज्ञान बताते हैं। फिर इसके बाद हमने ये देखा था कि अर्थशास्त्र क्या है, तो हमने आपको ये बताया कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, लेकिन कैसा विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। फिर हमने आपको ये बताया कि अर्थशास्त्र विज्ञान के साथ साथ क्या है, कला भी है। फिर हमने आपको ये बताया कि अर्थशास्त्र का जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो क्या होता है, मानव का कल्याण, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर इसका पर्पज है। और मानव के कल्याण की अगर हम बात करें तो आगे चल करके कल्याणकारी जो अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला हुआ है, जो हमारे अमर्त्य कुमार सेन हैं, उन अमर्त्य कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक 1998 में वेलफेयर इकोनॉमी के क्षेत्र में। अब आगे और भी बात करेंगे तो गांधी जी भी यानी कि अर्थशास्त्र को अपने जीवन का क्या मानते हैं, एक अंग मानते हैं। तो गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी भी जो है अर्थशास्त्र को अपने जीवन का एक अंग मानते हैं, और वो जो है यानी कि डिफरेंट टाइप्स की यानी जो अपने आर्टिकल है, पुस्तकें हैं, उनमें यानी कि इसके बारे में कहीं कहीं पर उनके विचार मिलते हैं देखने को। तो हिंद स्वराज उनकी पुस्तक है, उस
उनकी यंग इंडिया पुस्तक है। उसके साथ में आप देखेंगे हरिजन नामक उनकी पत्रिका है, टॉवर्ड्स ऑफ नॉन वायलेंस नामक उनकी पुस्तक है। तो ऐसी स्थितियों में वो अपने अलग अलग विचार देते हैं और वो कहते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो बेसिक नीड्स है, आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति को क्या करना होगा, यानी कि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति को वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करना होगा। लेकिन वो उस शिक्षा की बात करते हैं जो व्यक्ति को रोजगार उन्मुख करती है, यानी कि वो वर्धा शिक्षा की बात कर रहे हैं। वो शिक्षा ऐसी हो जो प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, यानी कि शिक्षा मातृभाषा में दिया जाना चाहिए और इसके साथ ही शिक्षा कैसी हो, रोजगार उन्मुख हो। और वो बात कर रहे हैं कि व्यक्ति को शिक्षा रोजगार उन्मुख ऐसी हो कि व्यक्ति अपना क्या कर सके, स्वयं का जीवन यापन करने के लिए, यानी कि शिक्षा प्राप्त करके अपना रोजगार क्रिएट कर सके। और वो कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए और यानी अगर वो अपना काम स्वयं करेगा तो निश्चित रूप से वो भुखमरी का शिकार नहीं होगा। तो यानी कि गांधी जी ने भी कई एस्पेक्ट पर अपने विचार दिए। जैसे जनसंख्या की बात करते हैं तो वो कहते हैं जनसंख्या कोई एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करता है तो वह जो है भुखमरी का शिकार नहीं हो सकता है। तो जनसंख्या एक समस्या नहीं है। जनसंख्या के बारे में भी बताते हैं। गांधी जी कुटीर उद्योगों के समर्थक होते हैं और वो छोटे छोटे उद्योगों को जनरेट करने की बात करते हैं। इसके साथ भी अगर आप देखेंगे तो गांधी जी यानी कि जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं वो रोजगार उन्मुख होनी चाहिए। और गांधी जी आगे चल कर के 3H की बात करते हैं। 3H का मतलब वो कहते हैं ईर्ष्या दोष से व्यक्ति रहित हो। और क्या करना चाहिए व्यक्ति के लिए, यानी कि ईश्वर ने एक स्वस्थ क्या दिया है, यानी कि मस्तिष्क दिया है, इसमें सकारात्मक विचार हो। यानी एक H का मतलब है हेड, यानी व्यक्ति के पास एक स्वस्थ मस्तिष्क है। और एक H का मतलब है हार्ट, व्यक्ति के पास एक स्वच्छ हृदय होना चाहिए। और एक H का मतलब है हैंड, यानी कि व्यक्ति के पास ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं, वो उसके मस्तिष्क में सकारात्मक विचार आए, उसका हृदय स्वच्छ हो, ईर्ष्या द्वेष से रहित हो और ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं वो कार्य करे। तो अगर व्यक्ति कोई भी अपना कार्य करेगा तो वो भुखमरी का शिकार नहीं हो सकता है। तो वो गरीबी को भी रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, वो प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं जिससे व्यक्ति क्या हो, रोजगार उन्मुख पा सके, शिक्षा रोजगार ओरिएंटेड होना चाहिए। वो उद्योगों की बात कर रहे हैं तो उद्योगों में वो मशीनीकरण को स्वीकार तो कर रहे हैं लेकिन वो आधुनिक मशीनीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिक जो मशीनीकरण है ये मशीनीकरण क्या करता है, यानी कि कई लोगों का रोजगार छीन लेता है। जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो 10 लोगों का जो रोजगार है वो अकेले स्वयं कर देती हैं। इस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और जब बेरोजगारी होगी तो क्या होगा, पॉवर्टी होगी। जब गरीबी होगी तो क्या होगा, लोग भुखमरी का शिकार होंगे। और जब भुखमरी का शिकार होंगे तो कुपोषण होगा। और जब कुपोषण होगा तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। कोई लंबाई के अनुपात में बढ़ नहीं पाएगा, कोई जो है आयु के अकॉर्डिंग जो है उसका यानी कि वजन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे उसके यानी कि क्या है, पहलू उत्पन्न हो जाएंगे। तो गांधी जी मशीनीकरण के समर्थक थे। ये लोवर 2014 का 15 का जो मेंस हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। मशीनीकरण के समर्थक थे लेकिन आधुनिक मशीनीकरण के ये समर्थक नहीं थे। ये 3H की बात कर रहे हैं, शिक्षा को रोजगार उन्मुख की बात कर रहे हैं। व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर भाईचारे की भावना को यानी क्या करे, निभाए, जिससे व्यक्ति जो है आपस में यानी भाईचारे की भावना रख सके और व्यक्ति का क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। तो सर्वांगीण जो विकास है वो सर्वांगीण विकास की जो बात कर रहे हैं वो सर्वोदय, जिसको हम कह रहे हैं कि सभी का उदय हो। तो कब होगा, जब व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष से रहित होगा। तो इन चीजों की वो बात कर रहे हैं।
अब आगे हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को देखने जा रहे हैं, यहाँ से भी आपके कुछ क्वेश्चन हो सकता है आ जाएं। अब हम इसके विषय वस्तु के बारे में चल रहे हैं, जहाँ हमने आपको ये बताया था कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व है। तो हम लोग चल रहे हैं सबसे पहले स्टार्ट करने कंजप्शन। तो अर्थशास्त्र का पहला जो चैप्टर है, सब्जेक्ट मैटर है, वो है कंजप्शन, उपभोग। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से। कंजप्शन क्या होता है? तो कोई भी व्यक्ति यानी कि क्या कर रहा है, जब वह किसी वस्तु का प्रयोग करता है यानी यूज करता है, और उस वस्तु के यूज करने से उस व्यक्ति की आवश्यकता की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है, और उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। यही है उपभोग। उपभोग का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी वस्तु का यूज करता है तो उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है और उसे संतुष्टि प्राप्त होती है और उसके कल्याण में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। संतुष्टि को हम ऐसे भी कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में, मजा आता है। ठीक, तो कंजप्शन की आगे हम बात करेंगे। कंजप्शन क्या है? एक आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक क्रिया, क्रिया का मतलब कार्य करना, आर्थिक का मतलब इसका धन से संबंध हो। तो इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं, यानी प्रत्येक मनुष्य भौतिक कल्याण में वृद्धि करना चाहता है और भौतिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए वह जो कार्य करता है उस कार्य के बदले में जो उसे प्रतिफल मिलता है, यानी कि चाहे वो वस्तु के रूप में हो या मुद्रा के रूप में हो, इसका वो क्या करेगा, इसका उपयोग करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। और आवश्यकता की पूर्ति का मतलब है वो क्या करना चाहता है, फिजिकल वेलफेयर, यानी वह कल्याण जिसे मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सके, वस्तुओं के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो भौतिक कल्याण में वृद्धि के लिए व्यक्ति जब कार्य करता है तो इसी कार्य को हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। क्यों? क्योंकि इस कार्य का संबंध किससे होता है, धन से, मुद्रा से या वस्तु से। तो कंजप्शन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, यानी इसका संबंध मुद्रा से, धन से है। अब ये कंजप्शन डिपेंड किस पर कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो उपभोग है वो निर्भर कर रहा है आय पर, यानी कि कंजप्शन डिपेंड ऑन इनकम, यानी अगर इनकम बढ़ती है तो यहाँ पर कंजप्शन भी बढ़ेगा, और इनकम अगर घटती है तो कंजप्शन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप को देखेंगे तो कंजप्शन और इनकम में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सकारात्मक संबंध है। लेकिन क्या जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है उसी अनुपात में कंजप्शन में वृद्धि होगी, ये सवाल सीजीएल में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है, जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है उसके अपेक्षा कंजप्शन में कम तीव्र गति से या कम तीव्र अनुपात में वृद्धि होगी। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर मान लो आप 100 रुपये कमाते हैं तो आप 40 रुपये खर्च करते हैं, तो अगर आपकी इनकम जस्ट डबल हो जाए तो क्या आप जो है 80 रुपये खर्च करेंगे या 80 रुपये से ज़्यादा खर्च करेंगे, 100 रुपये खर्च करेंगे, या 80 रुपये से आप कम खर्च करेंगे, 70 रुपये खर्च करेंगे, या अपने कंजप्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं लाएंगे, 40 ही रुपये रहेगा। तो ये आप देखिएगा, कंजप्शन डिपेंड ऑन इनकम, आय पर निर्भर करता है, आय और उपभोग में सकारात्मक संबंध होता है, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसकी अपेक्षा कंजप्शन में वृद्धि कम होती है, बढ़ेगा लेकिन कम गति से। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, इनकम के दो पार्ट, एक कंजप्शन और एक सेविंग। फिर वो कंजप्शन बढ़ाता तो है लेकिन वो फ्यूचर के लिए अपनी सेविंग को भी जनरेट करने लगता है। इस वजह से आय में जिस अनुपात में वृद्धि होती है उसकी अपेक्षा कंजप्शन में कम
अनुपात में वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन को आप सही से समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। ठीक, तो यहाँ पर व्यक्ति क्या करने लगता है, सेविंग को जनरेट करने लगता है, और सेविंग इक्वल टू क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट, यानी जितना बचाएगा उसको निवेश करेगा, और जब निवेश करेगा तो वही जो उसने बचाया है वही जो इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो पुनः क्या करना चाहता है, उत्पादन करना चाहता है, और इसी सेविंग को हम क्या कहने लगते हैं, पूंजी। तो कैपिटल की भी डेफिनेशन निकल के आ जाती है कि धन का वह हिस्सा, यानी जो इनकम थी, कौन सा, ये वाला, धन का वह हिस्सा जिसको उत्पादन के गतिविधियों में पुनः निवेश किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल। वो क्या कहलाता है, पूंजी कहलाती है। तो यहाँ आपको ये समझना है, यानी कि हमने ये बताया कि कंजप्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, और ये किस पर निर्भर कर रहा है, आय पर निर्भर कर रहा है। अब आगे देखिए आप, कंजप्शन के अंतर्गत जब आप किसी वस्तु का यूज करेंगे तो आपकी आवश्यकता की जो पूर्ति होगी वो क्यों होगी। तो यहाँ पर आपकी जो आवश्यकता की पूर्ति हो रही है और जो आपको संतुष्टि मिल रही है, तो आवश्यकता की पूर्ति इसलिए हो रही है क्योंकि इस वस्तु में जिसका निर्माण किया गया था कोई ना कोई, यानी इसमें गुण डाला गया है, क्वालिटी, यानी इसमें कोई ना कोई क्वालिटी है, या इसमें कोई ना कोई इफिशियंसी है, या इसमें कोई ना कोई शक्ति है, पावर है, जिसके वजह से इस वस्तु की उपयोगिता है, यानी इस वस्तु का हमारे लिए यूज है, और जब हम इस वस्तु का यूज करेंगे तो हमारे आवश्यकता की पूर्ति होगी और संतुष्टि मिलेगी। लेकिन क्यों मिल रही है, क्योंकि इस वस्तु में क्या है, कोई ना कोई पावर है, क्वालिटी है, कैपेसिटी है, इसके वजह से हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो क्या किया जाए, तो जब हम कंजप्शन करेंगे तो कंजप्शन करने में जो वस्तु में क्वालिटी, इफिशियंसी या पावर है, इसी पावर, क्वालिटी या इफिशियंसी का क्या किया जाता है, यानी कि विनाश किया जाता है। तो कंजप्शन के दौरान उपयोगिता का विनाश होता है। ये वस्तु की क्या है, उपयोगिता। तो उपयोगिता का अर्थ है वस्तु में निहित कोई भी पावर, क्वालिटी, कैपेसिटी जिसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है, उससे उस वस्तु की उपयोगिता कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, पेन में जो पावर, क्वालिटी या कैपेसिटी है वो क्या है, इसकी स्याही, और अगर ये ना हो तो इस पेन का हमारे लिए कोई यूज नहीं है। ये घड़ी है, इसकी जो यानी कि कैपेसिटी है या पावर है वो क्या है, इसकी सेल। अगर इसमें ये सेल ना हो तो ये घड़ी हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि उपभोग के अंतर्गत होता है, ऑप्शन में दिया रहेगा उपयोगिता का सृजन, दूसरे में दिया रहेगा उपयोगिता का विनाश, तीसरे में दिया रहेगा विनाश प्लस सृजन, और डी में दिया रहेगा उपर्युक्त में से सभी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे कि उपभोग के अंतर्गत उपयोगिता का क्या होता है, विनाश होता है। तो अगला इसका प्रॉपर्टी ये है कि उपभोग आर्थिक क्रिया है, उपभोग आय पर निर्भर कर रहा है, उपभोग के अंतर्गत उपयोगिता का क्या हो रहा है, विनाश। सृजन नहीं होगा। सृजन का मतलब कब, जब आप किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो उत्पादन करने में कोई ना कोई वस्तु जब बनाएंगे तो उसमें वह क्वालिटी, पावर या शक्ति आपको क्या करना होगा, इफिशियंसी इन्वॉल्व करना होगा। तो जब आप इन्वॉल्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सृजन हो जाएगा। तो उत्पादन के अंतर्गत सृजन होता है उपयोगिता का, और उपभोग के अंतर्गत क्या होता है, विनाश होता है। लेकिन उत्पादन और उपभोग कैसी क्रियाएं हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, क्योंकि बिना पैसे के ना तो उत्पादन होगा और ना ही उपभोग होगा। तो उपभोग की अगली विशेषता ये है, यानी कि प्रॉपर्टी, उपभोग जो है आय पर निर्भर कर रहा है, उपभोग आर्थिक क्रिया है, और उपभोग के अंतर्गत उपयोगिता का विनाश होता है। इसके साथ और क्या है, तो जब कंजप्शन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए उपभोग यानी कि क्या है, उपभोग
दो देशों के मध्य कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक अध्ययन करने में भी क्या है, सहायक है। तो इसके द्वारा हम जो है दो देशों के मध्य कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि वहाँ के देश के लोग किन किन वस्तुओं को यूज कर रहे हैं और हमारे यहाँ के लोग किन किन वस्तुओं को यूज कर रहे हैं। अगर मान लो जैसे हम कंपैरिजन करें, ये अमेरिका है, ये भारत है, भारत के लोग अगर वस्तुओं को कम यूज कर रहे हैं, यहाँ के लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है हम ये अनुमान लगा लेंगे क्योंकि यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, ऊंचा। क्यों? क्योंकि वस्तुएं ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी इनकम क्या है, ज़्यादा है। इनकम ज़्यादा है इसका मतलब है कंजप्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। कंजप्शन ज़्यादा है इसका मतलब है उनका जीवन स्तर कैसा होगा, उच्च होगा। और उच्च जीवन स्तर होगा इसका मतलब है वहाँ के लोगों का वेलफेयर का लेवल भी क्या होगा, उच्च होगा। तो यहाँ पर ये यानी कंजप्शन के द्वारा हम दो देशों के मध्य कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं और कंजप्शन के द्वारा ही हम यानी किसी भी देश के वेलफेयर कल्याण को क्या करते हैं, मापते हैं। तो उपभोग की प्रॉपर्टी ये है कि उपभोग एक आर्थिक क्रिया है, आय पर निर्भर कर रहा है। उपभोग के अंतर्गत उपयोगिता का विनाश हो रहा है। उपभोग किसी भी देश के वेलफेयर को मेजर कर रहा है। उपभोग के द्वारा यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दो देशों के मध्य कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। फिर उपभोग में यानी कि आप ये भी देखेंगे कि इसका अध्ययन गृहिणियों के लिए और जो राजनेता हैं उनके लिए भी अनिवार्य होता है। क्योंकि यानी गृहिणियों के लिए इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि कौन सी वस्तु यानी कि कौन सी आवश्यकता को कब पूरा करना है ये इनको पता होता है, कैसे मैनेजमेंट करना है ये इनको अच्छा जानकारी होती है। लेकिन राजनेताओं को इसका अध्ययन इसलिए करना चाहिए कि समाज के लिए कौन सी वस्तुएं उपयोगी हैं, उन उपयोगी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना चाहिए और जो वस्तुएं समाज के लिए हानिकारक हैं जैसे गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब, जो स्वास्थ्य यानी कि पर निगेटिव प्रभाव डाल रही हैं, इस पर क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए या इस पर टैक्स का रेट इन्वॉल्व कर देना चाहिए हाई, जिससे कि व्यक्ति जो है यानी जब टैक्स का रेट हाई लग जाएगा तो वस्तु का प्राइस जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ेगा तो लोग डिमांड कम करेंगे और जब डिमांड कम करेंगे तो लोग कंजप्शन भी क्या करेंगे, कम करेंगे। जब कम कंजप्शन करेंगे तो इसका जो और इफेक्ट होता था हेल्थ पर और जिन चीज़ों पर उस पर सरकार खर्च करेगी, चिकित्सा पर, स्वास्थ्य पर, तो वहाँ पर खर्च क्या हो जाएगा, बच जाएगा और सरकार को विभिन्न परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो ये जो है यानी कि इसकी विशेषताएं हैं। ठीक, अब हम आगे चल रहे हैं उपयोगिता के संदर्भ में और भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। वो यहाँ से क्या है, उपभोग के अंतर्गत किसका विनाश होगा, उपयोगिता का। तो उपयोगिता का जब विनाश होता है तो यहाँ पर ये उपयोगिता है यूटिलिटी, इसका विनाश हो रहा है। अब इसके संदर्भ में यदि नियम से क्वेश्चन आएगा, उपयोगिता ह्रासमान नियम। तो उपयोगिता ह्रासमान जो नियम है, इस नियम को उपभोग के क्षेत्र में पहला नियम माना जाता है। ये जो उपयोगिता ह्रासमान नियम है ये उपयोगिता का प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ यूटिलिटी। और इस नियम को देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है हरमन गॉसन। इसलिए गॉसन ने सबसे पहले इस नियम के बारे में बताया था, इसलिए इसे गॉसन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। और ये उपभोग के क्षेत्र में सबसे पहले बताया था, इसलिए इसे उपयोगिता का प्रथम नियम भी कहा जाता है। तो अब कई तरीके से क्वेश्चन आएगा उपयोगिता का प्रथम नियम कौन सा है, तो आपको बताना होगा ह्रासमान नियम। और उस ऑप्शन में आपको कई मिलेंगे, वृद्धिमान नियम, समता नियम यानी कांस्टेंट लॉ ऑफ यूटिलिटी, इंक्रीजिंग लॉ ऑफ यूटिलिटी, डिक्रीजिंग लॉ ऑफ यूटिलिटी। तो जो डिक्रीजिंग होगा वही आप यहाँ पर क्या करेंगे, टिक करेंगे, वही फर्स्ट लॉ है। दूसरे तरीके से क्वेश्चन आएगा यानी गॉसन का प्रथम नियम कौन सा है, तब भी आप यही बताएंगे। या क्वेश्चन इस तरीके से आएगा
उपयोगिता के प्रथम नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप भी बताएंगे किसने किया? हरमन गॉसेन ने। ठीक, अब यहाँ पर ये नियम क्या बता रहा है? तो ये नियम बता रहा है कि जब कोई व्यक्ति अन्य कारकों को, अदर फैक्टर आर कांस्टेंट, अन्य कारकों को स्थिर रखकर, तो अब अन्य कारक क्या है? समय अंतराल, इसके साथ आपको क्या करना है? वस्तु का जो यानी कि स्वभाव है, स्वभाव में क्वालिटी, आकार, उसकी विशेषताएं, उन सबको ध्यान में रखना है। टाइम इंटरवल, वस्तु का नेचर और व्यक्ति की मानसिक स्थिति, ये मानसिक स्थिति और मुद्रा, इन सारी चीजों के बारे में व्यक्ति को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। यानी इन कारकों को स्थिर रख करके यदि कोई व्यक्ति एक ही वस्तु का लगातार उपभोग करता है तो उस वस्तु से प्राप्त होने वाली जो संतुष्टि है वो क्रमशः क्या होती है? घटती है, यानी वो कम होती जाती है। यही है डिक्रीजिंग लॉ ऑफ यूटिलिटी। और ये क्या है? सभी जगह लागू होता है, सभी यानी कि वस्तुओं के संदर्भ में लागू होता है। लेकिन आपको क्या करना होगा? ये नियम तब लागू होगा जब अन्य कारकों को क्या करेंगे? कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि अगर हमको भूख लगी हुई है और हम रोटी खाना प्रारंभ करते हैं, तो अगर हम रोटी की जो इकाइयां हैं उनका आकार बराबर है और उनकी क्वालिटी भी एक जैसी ही है, इसमें टाइम इंटरवल नहीं हो रहा है, तो जब इसकी लगातार पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इकाई का कंजप्शन करेंगे तो पहली रोटी से ज्यादा संतुष्टि, मजा आएगा। उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, और ये संतुष्टि धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उस वस्तु के कंजप्शन से कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी, यानी यहाँ पर उपयोगिता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और यहीं पर व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए? अपना उपभोग रोक देना चाहिए। तो ये है उपयोगिता ह्रासमान नियम। लेकिन अगर इसमें ये कारकों को हमने कांस्टेंट नहीं रखा तो ये नियम लागू हो भी सकता है और लागू नहीं भी हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल वस्तु के साइज में हमने चेंज कर दिया। जैसे मान लो आपको प्यास लगी हुई है और ऐसी स्थिति में एक गिलास आपको पानी की जरूरत है, लेकिन अब पानी एक गिलास ना दे करके एक एक बूंद ऊपर से चुआया जाए तो आपकी प्यास बुझने की जगह क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी हमने इसके साइज में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। फिर टाइम इंटरवल, यानी आपको भूख लगी है, आप आए, 2 रोटी अभी खाई, फिर टहलने चले गए, 4 घंटे बाद आए, फिर 2 रोटी खाई, तो इसका मतलब जो टाइम इंटरवल होगा उस टाइम इंटरवल में पुनः उतनी ही संतुष्टि मिलेगी जितना पहले हुई थी। मानसिक स्थिति को भी आपको ध्यान में रखना है कि जब आप कंजप्शन करेंगे तो आपका मानसिक स्तर क्या होना चाहिए? यानी सामान्य होना चाहिए। नहीं तो आप सोचें कि हम जो है कंजप्शन कर रहे हैं और बगल में आप ये क्या है? बोतल, यानी कि दारू भी पी रहे हैं और इसके साथ आपका जो है मानसिक स्थिति क्या हो जाएगी? यानी कि एबनॉर्मल हो जाएगी। तो आपको खाना होगा 2 रोटी तो आप खा जाएंगे 4 रोटी, और ऐसी स्थिति में उपयोगिता घटने की जगह बढ़ जाएगी। और यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक शराबी को हर नए प्याले से अलग संतुष्टि मिलती है। तो यहाँ मानसिक स्थिति अगर डिस्टर्ब हो गई तो यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। तो ये है उपयोगिता ह्रासमान नियम, इसको उपयोगिता का प्रथम नियम कहा जाता है। तो ये है उपयोगिता ह्रासमान नियम। अब आगे हम लेक्चर में उपयोगिता के प्रकार और इसमें तुलनात्मक अध्ययन और इसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा इसकी बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्त। तो आप बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में बताएंगे।